नमस्कार फ्रेंड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के पार्ट 2 के लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। इसमें डिस्कशन के लिए हैं हमारे पास आर्टिकल 33, 34 और 35। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 जो है संविधान का, वो कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन, यानी कि जो संसद है उसकी शक्ति की वो इस पार्ट यानी पार्ट 3 जो है इसके द्वारा दिए गए हुए जो राइट्स हैं उनको मॉडिफाई यानी उनमें बदलाव कर सकती है। और ये किसके लिए है? ये होगी आर्म फोर्सेस, जिसमें इन्फेंट्री, नेवी, एयर फोर्स आएंगी। वो फोर्स जिस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो, जैसे कि पुलिस या फिर स्टेट के द्वारा जो ब्यूरो बनाए जाते हैं उनमें इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या वो व्यक्ति जो कि टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में यानी कि दूरसंचार सिस्टम में एम्प्लॉय हो और जिसका कि एसोसिएशन या जुड़ाव जो हो वो फोर्सेस से हो, जो कि मैंने ऊपर बताई है। इन सब लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मीनिंग जो है कुछ अलग हो सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। यानी कि जनरली वो क्या होता है, इनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें कुछ कटौती की जाती है, और ये इसलिए की जाती है ताकि इन फोर्सेस या इन फोर्सेस से जुड़े हुए लोगों के जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखा जा सके। और इसमें जो राइट है वो सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद के ही पास है, और इसमें जो केंद्र सरकार है वो पार्लियामेंट या संसद के थ्रू ऐसे बहुत से कानून बनाती है जिसमें कि इन फोर्सेस को अपने जो कुछ अधिकार हैं उनको छोड़ना पड़ता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ये एसोसिएशन नहीं बना सकते, ग्रुपिज़म नहीं कर सकते फोर्सेस में रह के, या फिर किसी तरह की कोई किताब नहीं लिख सकते जब तक कि वो फोर्स में है, या कोई इंटरव्यू बिना परमिशन के नहीं दे सकते। इसी तरह से किसी तरह की मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं उनमें भी इनको मना किया जाता है पार्टिसिपेट करने से। तो यानी कुल मिला के देखा जाए कि यानी जो मैंने फोर्सेस बताई हैं आपको, इनमें जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है उनमें कटौती की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको कहा। और वो इसलिए की जाएगी क्योंकि उनमें डिसिप्लिन लाना है। अगर वो अपने फंडामेंटल राइट क्लेम करने लग पड़े तो फिर शायद वो जो डिसिप्लिन है उनमें, जहाँ एक परंपरा होती है कि भाई आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आपको बिना क्वेश्चन के उसको पूरा करना है, खासकर जूनियर्स को, तो वो जो चीज़ है वो कहीं फिर नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं और ये कर सकती है संसद। इसमें राम स्वरूप का एक केस लो है हमारे पास, जिसमें कि पटिशनर जो है उसको आर्मी एक्ट 1950 के अंदर जो था कोर्ट मार्शल किया गया था, और वो ये प्लीड करता है कि बाकी लोगों के लिए जो सिविल कोर्ट है तो मेरे लिए ये कोर्ट मार्शल क्यों, इसलिए ये मेरा जो इक्वालिटी का राइट है उसको वायलेशन करता है। परंतु कोर्ट ने उसके इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके लिए जो प्रोसीडिंग होती है वो सेपरेट है। साथ में एक यूनियन ऑफ इंडिया का केस है दोस्तों, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई कोर्ट मार्शल की जब प्रोसीडिंग होंगी एयरफोर्स एक्ट के अंडर, तो वहाँ पर जो काउंसिल होगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा उसका खर्चा सरकार नहीं देगी, और ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 33 के। इसमें दोस्तों संसद को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ जो आदमी मैंने मेंशन किए हैं फोर्सेस के उनके लिए ही है, बाकियों के लिए नहीं है। हालांकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं हमारे, उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन कुछ होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो प्रदर्शन नहीं कर सकते या इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक कि वो सिविल सर्वेंट हैं। उस तरह की रिस्ट्रिक्शन उन पर होती हैं, पर वो इस प्रोविज़न के अंडर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 34 यानी 34, जिसमें कि कहा गया है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, यानी कि इसमें भी जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। कब? जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा हो तब। और इसमें कहा गया है कि इसके अलावा कि कुछ संविधान की प्रोविज़न में हो, हम उसको जो है वो सब्जेक्ट रखते हुए संसद या पार्लियामेंट जो है वो किसी को इंडेमनीफाई कर सकती है जो व्यक्ति यूनियन यानी केंद्र, स्टेट यानी राज्य के द्वारा दी गई हुई किसी ड्यूटी का पालन कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें केंद्र या राज्य की सर्विस में है या उनकी नौकरी कर रहा है, और नौकरी के दौरान उसे कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। और ये जो एक्शन होंगे वो रिस्टोरेशन ऑफ पीस और मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि फिर अगेन यहाँ पर जो पुलिस है वो मेनली आपको देखने को मिलेगी जिसकी ये ड्यूटी होती है। और साथ ही साथ इनके लिए कहा गया है कि अगर ये किसी तरह की कोई सेंटेंस या सजा देते हैं, किसी तरह का कोई फॉरफीचर करते हैं यानी जब्त करना प्रॉपर्टी को, या इस तरह की कोई प्रोसीडिंग करते हैं, या फिर कोई और संबंधित जो एक्ट है या कार्य है वो करते हैं जो कि इनसे जुड़ा हो उस एरिया में जहां पर मार्शल लॉ लागू हो।
नो यहाँ पर वर्ड जो मार्शल लॉ है उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई मार्शल लॉ क्या है, पर जनरली आप इसको मान सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर दी जाती है अथॉरिटीज़ को कि भाई आप किसी तरह का कोई इंसरक्शन यानी किसी तरह का कोई विद्रोह वगैरह ना हो या इन्वेजन बाहरी आक्रमण ना हो, और ये जो व्यवस्था है वो ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर हो जाती है और सिविल कोर्ट को जब तक मार्शल लॉ लागू है तब तक इसमें किसी तरह का कोई ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो इंडेमनिटी है या किसी तरह का रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। तो जब तक मार्शल लॉ है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिलैक्सेशन है, पर जैसे ही मार्शल लॉ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात ये सब जो चीज़ें हैं उनको सिविल कोर्ट में ट्राई कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था जो है दोबारा से रिस्टोर कर दी जाती है। तो वहाँ पर वो चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं अगर उनमें किसी तरह का जैसे वॉर क्राइम होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका कुछ वायलेशन पाया गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 35, जिसमें कहा गया है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट यानी संसद के पास पावर होगी और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर नहीं होगी टू मेक लॉ, कानून बनाने की। किन मुद्दों पर? आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33, 34 and punishment for those act which declared offense under the part 3 of the constitution। यानी उन सभी एक्ट के लिए पनिशमेंट वो भी संसद ही बनाएगी, यानी पार्लियामेंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, जो भी ऑफेंस डिक्लेयर किए गए हैं पार्ट 3 के अंडर में। और इसमें पार्लियामेंट यानी संसद को ये भी कहा गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये जो ऑफेंसेस की बात की गई है पार्ट 3 के अंडर जो बनते हैं उनसे रिलेटिंग जो लॉ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की एकदम लागू होने के बाद उनको जितना जल्दी हो सके आप बना लीजिए। और ये भी कहा गया है कि अगर संविधान लागू होने से पहले कोई कानून या कोई विधि ऐसी थी जो कि इस आर्टिकल के क्लॉज ए सब क्लॉज 1, क्लॉज ए सब क्लॉज 2 से संबंधित हो तो वो कंटिन्यू रहेगा, यानी वो चलता रहेगा जैसे पहले थी। अगर वो इन क्लोज से संबंधित है तो चलता रहेगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, अनटिल अल्टर्ड, रिपील्ड और अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी जब तक पार्लियामेंट उसमें किसी तरह का बदलाव ना कर दे वो वैसे ही रहेगा अगर वो संविधान से पहले है। एक कंडीशन और इसमें लगा दी है आर्टिकल 372, जो कि अपने आप में कुछ राइट देता है कि जो लॉ पहले से बने हैं संविधान से पहले से उनका जो अडेप्टेशन कैसे होगा, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की गई है तो वो भी फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और लास्ट में है दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसमें कहा गया है कि लॉ इन फोर्स का मतलब इस आर्टिकल में ये होगा जो कि आर्टिकल 372 के अंडर है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस आर्टिकल के अंडर संसद के पास विशेष तरह की पावर है कि भाई वो इस तरह के लॉ बना सकती है और सिर्फ वो ही बना सकती है। तो यह है दोस्तों पार्ट 3 की क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच।